जय हिंद सभी को। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कुछ सवालों को पहले की क्लास में देख लिया था, अब अपन उससे थोड़ा आगे चल रहे हैं। सवाल बिल्कुल आपके लिए कंटिन्यू रहने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को सारे पता चलते रहे कि भाई हाँ, हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कथकली अपने विस्तृत परिधानों और श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध एक नृत्य है जो कि किस राज्य में उत्पन्न हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है कि कथकली कहाँ का है। तो ध्यान देना, अपने से पूछ रहा है कथकली नृत्य के बारे में। अपने से किस नृत्य के बारे में पूछ रहा है? कथकली। अब यही ध्यान देना, अपने पूछ रहा है कि भाई विस्तृत श्रृंगारों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है। तो यहां जो पूछ रहा है कथकली, तो भारत का ऐसा राज्य जिसमें दो आपके जो है दो शास्त्रीय नृत्य आते हैं। एक तो है केरल, इसमें एक कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी वाला। भगवान शिव और भस्मासुर, इनकी कहानी से जुड़ा हुआ नृत्य आता है ये। एक केरल में कौन सा होता है? तो एक केरल में होता है कथकली। कथकली, ठीक है। उड़ीसा में तो ध्यान देना, उड़ीसा में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन ऐसे अगर अपन देखें तो उड़ीसा में शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? ओडिसी। क्या नाम है? ओडिसी। ओडिसी नृत्य। इसमें डांसर्स को गोतीपुआ कहते हैं। तो कई बार ऐसे भी याद रख लेना कि इसे गोतीपुआ डांस के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में इस नृत्य को क्या कहते हैं? तो महाराष्ट्र वाले सेगमेंट में इसे कहते हैं लेजिम। महाराष्ट्र में इसे क्या कहते हैं? लेजिम। लेजिम। या फिर महाराष्ट्र में एक और डांस होता है लावनी। लावनी महाराष्ट्र में एक और होता है जिसका नाम क्या है? लावनी। वेस्ट बंगाल में एक लोकल डांस है, ये सारे लोकल है, बाकी ये क्या है? क्लासिकल है। वेस्ट बंगाल में एक आलकाप, झूमर, झूमरा, इस तरह से कई सारे नृत्य जो है आपके वेस्ट बंगाल सेगमेंट में होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो कथकली के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया? कि भाई किसमें यह कहा गया कि अब हमारा लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वराज। किसमें यह कहा गया कि अब हमारा लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वराज। ध्यान से देखो, लाहौर, कराची, लखनऊ या फिर बॉम्बे सेशन, ऐसा कौन सा सेशन था? तो इसमें ध्यान देना, पूर्ण स्वराज की जो मांग है आपकी, किसकी? पूर्ण स्वराज की। तो ये जो पूर्ण स्वराज की मांग है, ये लाहौर अधिवेशन में रखी गई। और इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले कि लाहौर अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आप नाम क्या बताओगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसे में क्या किया गया? 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज। इसलिए भारत का संविधान हमने लागू करते समय 26 जनवरी की तारीख को चुना। संविधान बन के तैयार कब हो गया था? संविधान तैयार कब है? कि बस मार्केट में लॉन्च ही करना है। संविधान आपका तैयार कब है? तो संविधान तैयार तो है आपका 26 नवंबर 1949 में, लेकिन हमने इसको लागू कब किया? तो लागू हमने इसको थोड़ा लेट किया, और लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में ये जो है कांग्रेस के कुछ प्रमुख सम्मेलन हुए, जिनमें अगर मैं आपको बड़े बड़े तौर पे बताऊं तो आपको याद रखना है। एक तो पहला सम्मेलन जो कि 1885 में हुआ। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने करी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। बात करें यदि, तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 72 प्रतिनिधि इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। इसके बाद में बात करें तो अगली चीज आती है आप लोगों के लिए, वो क्या है कि भाई इनका एक सम्मेलन होता है 1896 में कोलकाता में। और इस सम्मेलन में क्या होता है आपके? तो इस सम्मेलन के अंदर आपके अध्यक्ष बनते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी। और ये जो रहीमतुल्लाह सयानी है आपके, ये कोलकाता अधिवेशन की क्या करते हैं? अध्यक्षता।
और इसी में यदि अपन बात करें तो इसी में आपकी एक चीज़ है कि पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, वंदे मातरम गीत गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गीत जो है ये 1896। इसके बाद में एक और ध्यान देना, 1911 में इनका एक सम्मेलन होता है और ये सम्मेलन भी कोलकाता में होता है। कि सर बीच वाले सम्मेलन क्यों नहीं लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, सारे ही जरूरी है वैसे तो। बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। और इसमें पहली बार क्या किया गया, तो इसमें पहली बार जो है आपकी जन गण मन गाया गया, जन गण मन गाया गया, जन गण मन गाया गया। मैं पूछ ले पहली बार जन गण मन कब गाया गया, तो 1911। अच्छा, एक किसका सम्मेलन 1907 वाला, जो सूरत समिट है, जो सूरत अधिवेशन है, सूरत समिट या सूरत अधिवेशन, ये जो सूरत समिट है, ये जो सूरत अधिवेशन है, इस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करते हैं, तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस या रास बिहारी घोष। और इसमें कौन सी बड़ी चीज़, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में आपको याद रखना है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस का क्या हुआ, विभाजन, कांग्रेस का विभाजन हुआ, विभाजन, कांग्रेस का विभाजन पूछ ले तो आप क्या कहोगे, 1907 सूरत अधिवेशन। क्लियर है यहां तक की बात। चल अगला देखिएगा, ओडिसी भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक किस राज्य में उत्पन्न हुआ। तो बात करें यदि ओडिसी की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओडिसी जो है ये ओडिशा का क्लासिकल डांस है। असम में क्षत्रिया, असम में कौन सा है, क्षत्रिया। वर्ष 2000 में शामिल, वर्ष 2000 में शामिल। और ये क्या है आपकी, तो ये भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। बाकी ऐसे अगर अपन देखें तो असम में जो है लोकल डांस भी खूब होते हैं। लोकल डांस कौन कौन से, तो बागरुम्बा, बिछुआ, बिहू, इस तरह के कई सारे डांस हैं। गुजरात में अगर मैं लोकल डांस की बात करूं तो टिप्पनी, टिप्पनी, गरबा, डांडिया, डांडिया, इस तरह से कई सारे डांस होते हैं आपकी, जो कि कौन से सेगमेंट की तरफ होते हैं, तो गुजरात की तरफ। पंजाब में क्या होते हैं, तो पंजाब में आप कहोगे सर भांगड़ा, गिद्धा, ये सारे पंजाब वाले सेगमेंट में होने वाले आपकी क्या हो जाएंगे, ये लोकल डांस हो जाएंगे, जबकि क्लासिकल डांस मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 1526 में पानीपत की लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई। अकबर राणा प्रताप, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेरशाह सूरी, और औरंगजेब और शिवाजी। तो आप जैसे ही 1526 का पानीपत का युद्ध पढ़ते हो आप कहोगे कि सर 1526 वाला तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ इसे अपन कहते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब हुआ था आपके 18 जून 1576, 18 जून 1576 में। ठीक है। और बात करें यदि तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कई सारे युद्ध हुए, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कई सारे युद्ध हुए। कौन कौन से हुए हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो पहला है आपकी चुनार आक्रमण, चुनार आक्रमण 1538। इसमें जो है हुमायूं जीत जाता है, ये जीत गया था। दूसरा होता है चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, और ये चौसा का युद्ध कब होता है, तो 1540 में, 39 में सॉरी। इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है, शेरशाह सूरी जो है इसमें जीत जाता है। फिर इनके बीच में होता है एक कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। कौन सा, तो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। और ये जो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध है ये कब होता है, तो 1540 में। और इसमें फिर से कौन जीत जाता है और अंतिम रूप से कौन जीत जाता है, शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी अंतिम रूप से इस युद्ध में जीत जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक की? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? ये अलग अलग युद्ध है। एक अगर अपन बात करें पानीपत की, तो पानीपत टोटल 3 युद्ध हुए। पानीपत के जो है कितने युद्ध हुए? टोटल 3। पानीपत का पहला हुआ है 1526 में, पानीपत का दूसरा हुआ है 1556 में, पानीपत का तीसरा हुआ है 1761 में। पहला हुआ है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, दूसरा हुआ है अकबर वर्सेस हेमू, और तीसरा हुआ है मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ ये। आई बात समझ में यहाँ तक की? कौन सा? तीसरा। डन। और मराठों की ओर से कौन था? मुख्य रूप से एक नाम आता है सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ, सदाशिव भाऊ का जो है यहाँ पर नाम देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? चल, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपकी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो झीलों के संदर्भ में 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। वो कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी, पहले अपन देख रहे हैं विश्व की बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी झील कैसे देख रहे हैं? विश्व में सबसे बड़ी झील ये हम देख रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में विश्व में सबसे बड़ी कौन सी है? कैस्पियन, कैस्पियन। दूसरे नंबर पर है सुपीरियर, और तीसरे नंबर पर है विक्टोरिया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले खारे पानी में पहले नंबर पर कौन है? खारे पानी में, तो खारे पानी में नाम किसका आ जाएगा? कैस्पियन का। कैस्पियन का। और मीठे पानी में विश्व में किसका नाम आ जाएगा? विश्व में, तो मीठे पानी में विश्व में नाम आ जाएगा पहले नंबर पर सुपीरियर, और सेकंड नंबर पर कौन सी हो जाएगी आपकी? तो सेकंड नंबर पर नाम आ जाएगा आपके मीठे पानी में विक्टोरिया, विक्टोरिया। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब भारत में बात करें तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? वुलर। और इस झील को झेलम नदी के द्वारा जल की प्राप्ति होती है, झेलम नदी द्वारा निर्माण। और बात करें यदि, तो नेक्स्ट चीज आती है आप लोगों के लिए, ये गोखुर झील का उदाहरण है। कैसी झील है ये? गोखुर झील। गाय के खुर के समान जो है इसकी झील बनती है, तो गोखुर झील का उदाहरण हो जाएगा। डल का, अच्छा ये है कहाँ पर? तो ये है जम्मू कश्मीर में। डल भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लोकटाक ईस्टर्न इंडिया की, ईस्टर्न इंडियाज हाईएस्ट या बिगेस्ट लेक है ये, पूर्वोत्तर भारत की। और सांबर जो है ये राजस्थान में आ जाती है। सांबर कहाँ आती है? राजस्थान में। सांबर और सांबर कहाँ आ जाती है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए आप एक बार फटाफट से जो है इस चीज़ को देखिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, आशा है आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी आप लोग में से कोई लिखना चाहे तो मैं थोड़ा सा साइड में हूँ। ठीक है,
चलिए, उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, और वो ये है कि उत्कर्ष के जो जितने भी आपके डिफेंस के कोर्सेज हैं उन सभी पर आपको 90% तक की एक्स्ट्रा छूट, 90% तक की छूट है। साथ ही साथ में मैं बात करूँ तो इसमें एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी है, और इसी के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएंगे फ्री, वो भी लाइव सेक्शन के साथ में। लाइव सेक्शन के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएंगे, जिसके तहत आप जो है टीचर से पहले उस टॉपिक को आराम से पढ़ो, समझो, फिर टीचर के साथ में लाइव क्लास में समझो। एक ही टॉपिक को जब 2-2 बार पढ़ोगे, समझोगे, तो वो और अच्छे से याद होगा। जब वो और अच्छे से याद होगा तभी हम उसमें अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, और अच्छी प्रैक्टिस होगी तो हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। और वहीं मैं बात करूं यदि ऑफलाइन बैचेस की, तो उत्कर्ष के द्वारा जो है विश्नोई धर्मशाला के सामने रातानाडा जोधपुर में एयरफोर्स के स्काई फाइटर एयरफोर्स के जो है न्यू ऑफलाइन बैच की शुरुआत की जा रही है, जिसमें एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है और एक्स वाई बोथ की जो है ये आपकी बैच शुरू है। कब से? तो 25 नवंबर 2024 से। स्थान कौन सा है? मंगल टावर रातानाडा, और इसकी हेल्पलाइन नंबर है आपके ये सामने दिए हुए हैं 9773366869, जिस पे आप जो है कॉल करके और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपका कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। चलिए, बात करें यदि जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो ये होता है 1919 में, क्योंकि 1919 में आता है रॉलेक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट आता है? रॉलेक्ट एक्ट। और ये जो रॉलेक्ट एक्ट है सर सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में आता है। किसकी अध्यक्षता में आता है? तो सर सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेक्ट। और इसके तहत किसी व्यक्ति को शक के आधार पर 2 वर्ष हेतु क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार। 2 वर्ष हेतु कारावास में डाला जा सकता है, कारावास। और ये चीज़ जो है लोगों को गलत लगी कि ऐसे कैसे कारावास में डाल दोगे, इसलिए इसे काला कानून कहा गया, काला कानून, या इसे ही कहा गया बिना दलील, बिना दलील, बिना अपील, बिना अपील व बिना वकील का कानून। बिना दलील, बिना अपील व बिना वकील का कानून, वकील का कानून कहा गया। इसके पश्चात यदि बात की जाए तो अगली चीज़ देखिएगा, वो है कि भाई इस चीज़ का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, और 13 अप्रैल 1919 को ही ये घटना घटित हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस हत्याकांड की जांच हेतु और क्या किया गया? इस हत्याकांड की जांच हेतु, इस हत्याकांड की जांच हेतु, जांच हेतु हंटर कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी बनाई गई? हंटर कमेटी जो है इस हत्याकांड की जांच हेतु बनाई गई थी, जिसने ये कहा कि भाई जनरल डायर ने जो है कुछ गलत नहीं किया है। आई बात समझ में यहाँ तक की? तो ये 1919 का बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिएगा, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? विच रिवर इज रेफर्ड एज गंगा ऑफ द साउथ? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा किसे जो है दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान देना, दक्षिण की गंगा के नाम से जो है हम किसे जानते हैं? तो दक्षिण की गंगा कहेंगे गोदावरी को। गोदावरी नदी की यदि अपन बात करें तो पहली है
इसका उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, तो नासिक के त्र्यंबक से, नासिक के त्र्यंबक से, नासिक के त्र्यंबक से, त्र्यंबक पठार से। इसके बाद में बात करें यदि, तो इसकी जो लंबाई आती है वो कितनी आती है, तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। फिर बात करें तो ये भारत में सबसे लंबी नदी है, भारत में सेकंड लंबी नदी है, सॉरी, भारत में सेकंड लंबी नदी, लंबी नदी। लेकिन अगर अपन कहें तो दक्षिण भारत में ये सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी हो जाती है। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो इसी में देखना कि भाई ये जो आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो गई, भारत में सेकंड लंबी नदी हो गई, और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, और इसकी कई सारी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो परवरा, दुर्दरा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, इस तरह से कई सारी नदियां जो हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां आती हैं। और इन पर अलग अलग डैम बने हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो गंगा सागर, गंगा सागर, एक बना हुआ है जायकवाड़ी, एक बना हुआ है निजाम सागर, पोचंपा, कोलावरम, और एक धवलेश्वरम, धवलेश्वरम। इस तरह से अलग अलग बने हुए हैं। गंगा सागर और जायकवाड़ी है महाराष्ट्र में, निजाम सागर और पोचंपा है तेलंगाना में, और कोलावरम और धवलेश्वरम कहाँ हैं, तो ये दोनों पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में। क्लियर है यहाँ तक की बात। कृष्णा नदी की अगर अपन बात करें तो कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी, ये सारे के सारे किस पे हैं, तो ये सारे के सारे गोदावरी पे हैं, ठीक है। कृष्णा में बात करें तो दक्षिण भारत की सेकंड, वो संपूर्ण भारत की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। दक्षिण भारत की तो दूसरी और पूरे भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है ये। क्लियर है यहाँ तक की बात। और फिर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की क्या खासियत आ जाएगी, इसका जो ओरिजिन होता है, इसका जो उद्गम होता है, ये कहाँ से होता है, अमरकंटक से, अमरकंटक से। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली क्या आ जाएगी, सबसे लंबी नदी आ जाएगी। कौन सी आपकी, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा नर्मदा का। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 19, 21, 25 या 32? चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यही ध्यान देना, आपके पास में जो अधिकार है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार आता है, बाकी के अधिकार अपन डिस्कस कर चुके हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में मेंशन है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो है ये अधिकार आपकी क्या आता है, मेंशन आता है। अगर पूछ ले अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसमें अनुच्छेद 25 दिया हुआ है। बाकी बात करें यदि, तो अगर पूछ ले शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपके, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये कहाँ पर मेंशन है, तो ये मेंशन है आपके आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेंशन है। इसी के अलावा यदि मैं बात करूँ तो एक आता है आप लोगों के लिए, वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार,
राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, तो ये मेंशन है आपकी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, आर्टिकल 90 से आर्टिकल 22 के अंदर ये मेंशन है। इसी के अलावा यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो एक चीज़ आती है आप लोगों के लिए, और वो आती है आपकी क्या नाम है, समानता का अधिकार, समानता, राइट टू इक्वलिटी। तो समानता है अनुच्छेद 14 से 18। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। पांचवा है आपकी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है ये है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, सॉरी अनुच्छेद 25 से 28 क्या आपकी 29 से 30, 29 से 30। और अनुच्छेद 32 क्या है आपके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। अगर पूछ ले संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर मेंशन है, तो आप क्या कहोगे, ये आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन है, जहां पर यदि मान लो कि भाई आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है, तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट इसमें जा सकते हो। क्लियर है यहां तक की बात। चलिए, तो एक बार फटाफट से जो है आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान से देखो पहले, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। चलिए, फिर आज की क्लास का अपन अंतिम सवाल देखते हैं। कथक भारत के किस राज्य क्षेत्र में उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है। चलो इसके साथ साथ अपन एक और देख लेंगे, क्योंकि कथक वाला ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। और ध्यान देना, हर स्लाइड को अपन डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वो सारी चीजें साथ ही साथ में याद होनी चाहिए। कथक भारत के किस क्षेत्र विशेष में उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आप कहोगे कि सर कथक जो है ये आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर है। और कथक कहाँ है, तो नॉर्थ इंडिया में मैं बात करूँ तो यूपी में। आई बात समझ में, कथक भी नॉर्थ इंडिया में मैं बात करूँ तो कहाँ पर, यूपी में जो है आपकी ज्यादा फेमस है। और इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी। एक बार ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ो और उसके उपरांत जो है इसका आंसर करने की कोशिश करो। ध्यान देना, जो राजा राम मोहन राय है, क्योंकि पिछला सवाल थोड़ा ज्यादा हार्ड नहीं था इसलिए अपन इस पे फोकस करें। राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं, तो इन्हें अतीत व भविष्य के मध्य का सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं, अतीत व भविष्य के मध्य का सेतु, भविष्य के मध्य का सेतु। अगर आपसे पूछ ले कि अतीत व भविष्य के मध्य का सेतु किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय। इन्हें ही सुभाष चंद्र बोस ने, एससी बोस ने, यानी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा है, युगदूत कहा है। क्या कहा है, युगदूत कहा है। और बात करें यदि, तो इन्हें ही भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन रेनेसा के नाम से अपन किससे जानते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके राजा राम मोहन राय। और इन्हीं ने एक किताब लिखी थी, संगठन तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इनकी एक किताब है और इस किताब का नाम क्या है, आपकी किताब का नाम है एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार। और ये जो एकेश्वरवादियों को उपहार है ये किसके द्वारा जो है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ये बुक किसने लिखी थी, तो राजा राम मोहन राय ने। चलिए, तो आज के लिए अपन इसको इतना ही रखते हैं, इससे आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी को।